Today we are going to start a new chapter, that is the 12th and the last chapter of the series that we are continuing. Okay, grade 6 history. So इस चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, और आपको ये तीनों वर्ड ही अच्छे से क्लियर होंगे. हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में हमें जानना है, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स के बारे में हमें जानना है, और ऑब्वियसली हिस्टोरिकल बुक्स के बारे में हमें जानना है. तो इसका टाइटल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एज वेल एज सिंपल है. क्लियर. अभी देखो चैप्टर स्टार्ट होती है एक स्टोरी से, छोटा स्टोरी. Marutasamy and the Iron Pillar. Marutasamy was so excited. His brother has propelled his wheelchair. Obviously, the boy was not able to walk. Okay, तो उसको डस्टी स्टोनी पाथ से ले जाते हुए कुतुब मीनार से एंड अप द मेटल रैम्प. समझ में आ रही है बात? पास्ट द टावरिंग कुतुब मीनार एंड अप द मेटल रैम्प. इट हैड बीन टफ बट नाउ ही वॉज हियर. आप सब जानते होंगे, अगर कुछ जो दिल्ली का रहने वाला है वो जानता होगा कि आयरन पिलर की लोकेशन कहाँ है. कुतुब मीनार के पास ही है. करेक्ट. तो वो अपने भाई को ले जाता है, व्हील चेयर में है वो बच्चा, उससे ले जाता है और वो दिखाता है. इट ऑब्वियसली फॉर अ चाइल्ड इट्स अ टफ जॉब. वो उसे दिखाता है आयरन पिलर, और इट वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. वाई? क्यों भाई? इसलिए क्योंकि जो आयरन पिलर है एट मेहरौली दिल्ली में एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है इंडियन क्राफ्ट पर्सनस के स्किल का. करेक्ट. पहली बात तो इसके स्पेसिफिकेशंस जान लो. 7.2 मीटर हाइट का है, करीबन 3 टन से ज़्यादा ही हो सकता है, यानी 3000 kg से ज़्यादा का वेट है. 1500 साल पुराना है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो रस्ट नहीं हुआ अब तक. राइट, वो रस्ट नहीं हुआ. और इसमें मैंशनड है एक रूलर का नाम चंद्र, जो कि ऑब्वियसली गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करता, प्रोबेबली गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करता हो. ठीक है, जो मैंने बताया ना आप लोगों को, हैज़ नॉट रस्टेड इन ऑल दिस ईयर्स. 1500 साल कोई मेटल का चीज़ रस्ट ना हुआ हो, मीन्स ऑब्वियसली उसे बनाने वाले ने एक अलग ही क्राफ्ट्समैनशिप से बनाया है. राइट. यस. इंडिया के क्राफ्ट पर्सन्स का, क्राफ्टमैन का अगर आप स्किल देखो ना, तो वो बाकी कंट्रीज से बहुत आगे है. ओके. तो हम अभी क्या है कि देखो, ओवरऑल नॉलेज तो मैं इस चीज़ में देता ही हूँ, साथ ही साथ बुकिश नॉलेज भी ज़रूरी है. तो आप आयरन पिलर के बारे में जान ली. अब आप जानोगे एक चीज़, एक बिल्डिंग जो कि है स्तूपा. स्तूपा का मतलब होता है इस तरह का एक डोम शेप्ड बिल्डिंग. ठीक है, माउंड कहते हैं जिसे. करेक्ट. समझ में आया? कुछ स्तूपा राउंड होते हैं, कुछ स्तूपा थोड़े टॉल होते हैं, बिग होते हैं, स्मॉल होते हैं. पर एक कॉमन फीचर ये होता है कि इसमें एक स्मॉल बॉक्स होता है जो कि सेंटर पे प्लेस्ड होता है स्तूपा के. इसमें बुद्धा के कुछ शरीर के रिमेन्स होते हैं. ठीक है, चाहे वो उनके टीथ हो, बोन हो या राख हो. राइट. समझ में आया? या वो जिन चीज़ों का यूज़ करते थे, चाहे वो प्रेशियस स्टोन्स हो, कॉइन्स हो, कुछ भी उनसे रिलेटेड चीज़, बुद्धा या बुद्धा के फॉलोअर्स से रिलेटेड चीज़ वहाँ पर होती है, जिसे रेलिक कैस्केट कहा जाता है. वर्ड को ध्यान रखिएगा. उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो मिट्टी से ढकते हैं, उसके ऊपर ब्रिक और या पेक्ड ब्रिक ऊपर लगाते हैं. मतलब वो पूरा प्रॉपर ढका हुआ और सील्ड होता है. करेक्ट. यस. और वो डोम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टोन स्लैब्स से बनाया जाता है. ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से बनाता है. ए फेमस स्तूपा इज़ इन सांची, मध्य प्रदेश. सांची स्तूपा, आई थिंक उसका पिक्चर होगा, ये रहा सांची स्तूपा. करेक्ट. द ग्रेट स्तूपा एट सांची, मध्य प्रदेश. ठीक है. कई बार स्तूपा, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, सैक्रेड जगह है बुद्धिस्ट लोगों के लिए, तो उसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया जाता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है. करेक्ट. ठीक है. डिवोटीज़ जो हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपनी भक्ति दिखाने के लिए. दे वॉन्ट टू शो देयर डिवोशन टू बुद्धा. ठीक है. तो वो इसलिए एक डिवोशन का मार्क है. और ये आप सीधी सी बात कह सकते हो कि आप मंदिरों में भी जाते हो, मस्जिदों में भी जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, जहाँ भी जाते हो, आप क्या करते हो कि वो जो सैक्रेड स्पेस है, जगह है, सैक्रेड प्लेस है, उस पर एक चक्कर लगाते हो, प्रदक्षिणा करते हो, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए, उसको डिवोशन शो करने के लिए. ठीक है. और ये जो जितने रेलिंग्स हैं, गेटवे जो भी हैं, इनको स्कल्पचर से डेकोरेट किया गया है. आप यहाँ देख सकते हो. आप यहाँ इतना समझ सकते हो कि ये कितनी इंटीग्रेट डिज़ाइन है, कितनी डिटेलिंग में डिज़ाइन की गई है. हर डिज़ाइन का अपना एक स्पेसिफिक डायमेंशंस है. वो मशीन से भी बनाना मुश्किल है आज के ज़माने में. क्लियर. तो ज़्यादातर स्तूपा जो है वो 2000 साल पुराने हैं. कई ऐसे जगह हैं, जैसे अमरावती एक जगह है, और दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ओके. अदर बिल्डिंग्स वेयर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स. तो आर्टिफिशियल केव्स भी बनाया जाता था उस टाइम पे. करेक्ट. स्कल्पचर्स और वॉल्स को पेंट किया जाता था. स्कल्पचर्स बनाया जाता था, वॉल को पेंट किया जाता था ताकि वो सुंदर दिखे. ठीक है ना, ताकि वो डेकोरेटेड दिखें. अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ता है इन्हें बनाने का?
एक डिवोशन को मार्क करने के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ अपने डीटी को जगह देने के लिए होता है, मंदिर बनाते हैं। कई बार कुछ लोग जो हैं वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधु संतों के लिए केव बनाया जाता था। क्लियर। तो पुराने ज़माने के जो हिंदू टेम्पल हैं वो भी इसी तरह से बनाए जाते थे। ज़्यादातर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, विष्णु भगवान, शिव और दुर्गा जी के वर्शिप करने के लिए ये सब श्राइन्स या फिर आप टेम्पल कह सकते हो, ये बनाया जाता था। टेम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है वो उसका सेंटर पार्ट होता है, जहाँ पर कि देवता भगवान जो है वो रिसाइड करते हैं, रहते हैं, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, इन इंग्लिश गर्भगृह। ओके, क्लियर। यहीं पे सारा पूजा, रिलीजियस रिचुअल्स, डिवोटीज़ जो भी चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं भगवान को, वो सब होता है, ठीक है ना। प्रीस्ट जो होते हैं उस जगह पे बैठते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये सब देखो, ये रहा भीतर गाँव। भीतर गाँव में एक मंदिर है, देख सकते हो, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं शिखर। शिखर ये बताता है कि भाई ये बिल्डिंग जो है ये ऑर्डिनरी नहीं है, रादर इट्स अ सेक्रेट प्लेस। ओके, उसे सेक्रेट प्लेस मार्क करने के लिए शिखर बनाया जाता था। गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाया जाता है। कई बार वहाँ पर मंडप होते थे जहाँ पर लोग जो हैं वो असेंबल होते थे, मिलजुल कर बैठते थे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये बिल्डिंग में आप देख सकते हो आसानी से, दुर्गा टेम्पल एट ए होल, ठीक है, 1400 ईयर्स अगो इसे बनाया गया। तो ये मंडप है लोगों के असेंबल होने के लिए, एक जगह बैठने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। करेक्ट। तो ये भीतरगांव उत्तर प्रदेश की एक मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हो, ये महाबलीपुरम के मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं। मोनोलिथिक टेम्पल्स अपने आप में बड़े खास होते हैं क्योंकि वो एक ही पत्थर को काट काट कर बनाया जाता है, सिर्फ एक पत्थर को काट कर बनाया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोनो, दैट मीन्स वन। लिथिक मीन्स सॉइल। सॉरी, एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, सॉइल। सो मोनोलिथिक मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ रॉक। करेक्ट। चलो, तो यहाँ तक तो सबका क्लियर है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, आप मुझे किसी भी तरीके का कहीं भी कोई भी डाउट होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे कि हम डाउट को क्लैरिफाई कर पाएँ। क्लियर। अब ये स्तूपास और टेम्पल्स को बनाया कैसे जाता था? देखो, कई स्टेज होते थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो एक हफ्ते में तो खड़ी नहीं हो जाएगी ना, तो कई स्टेज हुआ करते थे। करेक्ट। ज़्यादातर सबसे पहला किंग्स और क्वींस ही डिसाइड करते थे इनको बनाने के लिए, क्योंकि भाई बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव काम है, ठीक है। तो सबसे पहले गुड क्वालिटी स्टोन को खोजा जाता था और उसे निकाल कर उस जगह पे ले जाया जाता था जहाँ पर नया मंदिर, बिल्डिंग जो भी है आप लोगों को, या मतलब उन लोगों को, जिन लोगों को बनाना था, लेकर जाते थे गुड क्वालिटी स्टोन को। अब उस स्टोन को शेप, कार्व, ये सब तो करना होगा ना, क्योंकि पिलर बनाना है, पैनल बनाना है, फ्लोर, सीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उससे बनानी है। तो यानी ऑब्वियसली उस स्टोन को पॉलिश करना, कार्विंग करना, ठीक है ना, शेप करना, ये सब तो इम्पॉर्टेंट है। ओके। फिर उन्हें सही पोजीशन में काफ़ी प्रिसाइसली इन द सेंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करके रखने की कोशिश करते थे। करेक्ट। अभी आप देख रहे हो ये कितना इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है, जैन मोनास्ट्री फ्रॉम उड़ीसा। ओके। और ये जैन मोनास्ट्री है, बाय द वे, बुद्धिस्ट नहीं है। और इसे रॉक से कार्व किया गया है। ये दोनों फ्लोर जो हैं या रॉक से कार्विंग किया गया। करेक्ट। यहाँ जैन मॉन्क्स रहा करते थे और मेडिटेट किया करते थे। तो आप समझ सकते हो उस टाइम पे लोगों का स्किल किस लेवल का होगा। करेक्ट। यस। इतना खर्च आखिर करता कौन होगा, राइट? ये सब बनाने में इतना खर्च आखिर करता कौन होगा? किंग्स एंड क्वींस ऑब्वियसली, दे प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम द ट्रेजरी, ठीक है। वो अपने खजाने से पैसे दिया करते थे, ठीक है। किसे पैसे देना होगा? भाई जो बना रहा है उसे तो पैसे देना होगा ना, द क्राफ्ट पर्सन्स। ओके। कुछ डिवोटीज़ जो आते थे टेम्पल में या स्तूपा में, अपने रेस्पेक्टिव रिलीजियस सेंटर्स जिसको कह सकते हैं, या जो भी भावनाएं जिनकी जुड़ी थी वहाँ से, ठीक है, वो गिफ्ट्स लाया करते थे जिन्हें बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने में काम या यूज़ किया जाता था। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स, ठीक है ना, आइवरी, हाथी दांत जो कहते हैं ना, हाथियों के दांत से बनाने वाली चीज़ें, पेड वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। तो सांची स्तूपा में गेटवेज में आइवरी वर्कर्स ने आकर कुछ गिफ्ट दिया। ऑब्वियसली आइवरी से बनी हुई कुछ चीज़ें गिफ्ट दी, उसे गेटवेज में लगाया गया था डेकोरेट करने के लिए, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन लोग डेकोरेशन के लिए चीज़ें लाया करते थे, दिया जाता था। जैसे मर्चेंट्स हो गए, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स, हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन ऑब्वियसली, ठीक है, जिनका हम नाम तो नहीं जानते, पर उनके नाम जो हैं वो पिलर्स, रेलिंग्स, वॉल्स में कहीं ना कहीं इंस्क्राइब किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है, राइट। समझ सकते हो इतनी कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है कि अब तक वो नाम भी आपको मिल जाएगा, बट हम चाहते नहीं खोजना, और हम खोजने के लिए उतने फुर्सत भी नहीं है, राइट। ओके। तो कई सारे लोग मिलकर एक
एक टेम्पल या बुद्धिस्ट में देखो तो स्तूपा बनाया करते थे. इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, राइट. ओके. अब पेंटिंग की अगर बात करें, अजंता जो जगह है महाराष्ट्र में है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर कई सारे गुफाएं खोदी गई हैं. सेवरल केव्स हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स, पहाड़ों में से काटी गई हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हुआ करते थे जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे. उनमें पेंटिंग से उन्हें डेकोरेट किया जाता था. देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. उस समय की जो पेंटिंग थी, अंदर में तो गुफा तो अंधेरा होगा ना, इट वॉज डार्क इन साइड. सो द होल पेंटिंग वॉज डन इन लाइट ऑफ टॉर्चेस. ये अभी के मॉडर्न टॉर्चेस की बात नहीं की गई है. यहाँ पर टॉर्च का मतलब होता है मसाल, आग की जो आग जलाकर जो मसाल नहीं बनाया जाता, उसे टॉर्च कहते हैं. ठीक है, ये आप लोगों के पास जो एलईडी टॉर्च है टिक टक ऑन की और बंद की है वो नहीं है. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को. उनके लेवल को बस देखिएगा कि वो किस लेवल के टैलेंटेड लोग थे और स्किल्ड लोग थे, जिसका हम अभी 1% भी मैच नहीं है विथ मशीन्स. उनके पास तो कुछ नहीं था, सिर्फ उनके हाथ की जो कला है वो थी, राइट. वो कलर जो उन्होंने यूज़ किया था, जो प्लांट और मिनरल से बना हुआ था, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कलर्स, वो 1500 साल बाद भी विविड है. यानी वो कलर में अभी भी चमक है, तेज है, देखने से अच्छा लगता है. और उनका नाम तक हमें नहीं पता, ये जो कारीगरी किए हैं उन लोगों का नाम तक हमें नहीं पता. अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ये पेंटिंग तो आप देखो, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट में दिया गया है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी द विविडनेस ऑफ द कलर्स, बट स्टिल यू कैन इमेजिन दैट हाउ स्किल्ड वेयर पीपल एट दैट टाइम. ओके, समझ में आया. अब आ जाते हैं हम बुक्स पे. देखो कई बड़े बड़े ग्रंथ, एपिक्स जो है वो उस टाइम पे लिखे गए थे. एपिक्स किसे कहते हैं? ग्रैंड यानी बिग, बहुत ही बिगर इन एवरी सेंस. ओके, लॉन्ग कॉम्पोजिशंस अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन. एपिक, ठीक है, क्योंकि एपिक की बात हो रही है तो एक बहुत ही फेमस तमिल एपिक है, इसका नाम है सिल्लपड्डिकरम. अगर आप नाम समझ रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है. ओके, सिल्लपड्डिकरम, दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? ऑब्वियसली ये लिखा गया था, एक जो इसके पोएट हैं वो इलांगो नाम है उनका. ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड. ओके, यस. और ये इलांगो जो थे, करीब 1800 साल पहले की बात है, ये उन्होंने इसे लिखा था. क्लियर है? अब ये स्टोरी क्या है, एक मर्चेंट थे जिनका नाम था कोवलन, वो पुहार में रहते थे. उनको एक माधवी नाम की कोटसन, जो कि डांस करते थे ना कोर्ट में राजाओं को, उनसे प्यार हो गया. तो ही फेल इन लव विथ माधवी एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, प्रॉब्लम वाज ही नेग्लेक्टेड हिज वाइफ कन्नगी. बाद में उनको और उनकी वाइफ को देश निकाला दे दिया गया, भगा दिया गया वहाँ से, और रॉन्गली एक्यूज़ कर दिया गया कि भाई उन्होंने चोरी किया है एक ज्वेलर का. ठीक है, एक ज्वेलर जो हैं, जो कोर्ट ज्वेलर होते हैं, जो राजा के पर्सनल ज्वेलर थे, उन्होंने उन पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने राजा की एक ज्वेलरी जो है उसको चुराई है. ठीक है, अब राजा ने क्या किया, एक बहुत ही और भी अलग ही बड़ा काम कर दिया है. उन्होंने बस वो ज्वेलरी की चोरी के लिए कोवलन को डेथ सेंटेंस दे दिया. ठीक है, कनगी जो उनकी वाइफ थी काफ़ी एंग्री हुई, काफ़ी ग्रीफ में, काफ़ी दुख में थी, और उन्होंने पूरी मदुराई सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया. तो ये स्टोरी जो है सिल्लपड्डिकरम, इनको इलांगो ने लिखा था. आप एपिक्स की बात कर रहे हो तो तमिल की ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस एपिक है. ठीक है, A description from Sillapadikaram is not important for examination point of view. You can read that. You can see the beauty of the poet, how he is using poetic devices and how beautifully he has written this. Okay. अब दूसरी तमिल एपिक की हम बात करते हैं जिसका नाम था मनी मेकलाई. ठीक है, इसके लेखक थे सट्टनार. नाम याद रखिएगा, नाम इज़ वेरी द नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस. ओके, अराउंड 1400 ईयर्स अगो. अब देखो, जैसे एक मूवी का सीक्वल बनता है ना, जैसे एक मूवी का सीक्वल होता है, ठीक उसी तरह इसका भी सीक्वल चल रहा है. तो ये कोवलन और माधवी, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले एपिक का मैं देखा था, सिल्लपड्डिकरम, उसी का सीक्वल है ये. ठीक है, ये स्टोरी जो है इन दोनों कोवलन और माधवी के डॉटर के ऊपर है. करेक्ट. देखो, ये सब तब ही पता चल पाया लोगों को जब इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले. समझ में आ रहा है? जब इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स को रिडिस्कवर किया गया तब जाके ही इन ब्यूटीफुल क्रिएटिव थिंग्स के बारे में हमको पता चलता है. अदरवाइज वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स. ये सब तो गायब थे बीच में ना. मैन्युस्क्रिप्ट्स को रिवाइज किया गया, लाया गया, तो हिस्टोरियंस को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इन सारी चीज़ों के लिए. कालिदास के बारे में आप लोग जानते होंगे. ठीक है, ये संस्कृत में लिखते थे और इनको इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता था. करेक्ट. तो इन्होंने भी कई सारी चीज़ें लिखी. इनका एक बहुत ही फेमस पोएम है मेघदूत. ठीक है, मेघदूता इंग्लिश में बोलते हैं, मेघदूता. ऐसे वो मेघदूत है जिसमें कि मानसून के क्लाउड्स जो हैं वो मैसेंजर की तरह, ठीक है, दो लवर के बीच जो हैं मैसेंजर की तरह काम करते हैं
जो मॉनसून के क्लाउड्स होते हैं, मैसेजेस ले जाना ले आना। ऑब्वियसली इट्स अ क्रिएशन ऑफ अ पोएट, राइट। एक्चुअली में ये नहीं होता, क्रिएशन ऑफ अ पोएट, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द पोएट। बोला जाता है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ठीक है। कवि कहीं भी पहुँच जाता है ड्यू टू इमेजिनेशन, ठीक है। ओके, सुनाओ, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब इनको स्टोर करना, रिकॉर्ड करना कैसे पॉसिबल है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, करेक्ट। यस, ओल्ड स्टोरीज एग्जैक्टली हैं क्या, किन रिलीजन से रिलेटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगा। देखो, बहुत सारे जो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज़ हैं ना, उनको एक समय पे लिखा गया था और इनको पुराणास कहा जाता है। पुराना का मतलब ये होता है कि ओल्ड, ठीक है। पुराण में क्या होते हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस की स्टोरीज़ होते हैं, जैसे विष्णु, शिव जी, दुर्गा माँ, पार्वती माँ, इन सब के, ठीक है, करेक्ट। इनमें क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में लिखा होता है, किंग्स के बारे में लिखा होता है, किस तरह से देवताओं को, भगवानों को पूजा जाए, इस बारे में लिखा होता है, करेक्ट। अब देखो, पुराण को इस तरह से लिखा गया था कि वो सिंपल संस्कृत में लिखे गए थे और वुमेन और शूद्र, जिनको ज़्यादातर सोशल आउटकास्ट कर दिया जाता है, दे आर नॉट अलाउड टू गेन नॉलेज, टू रीड द पुराणास, टू रीड द सेक्रेड वेदास, वो भी इसे सुन सकते थे, करेक्ट। सो बेसिकली इफ यू सी लाइक दैट, पुराणास वेर अलाउड टू बी हर्ड बाय द वुमेन एंड द शूद्रस, करेक्ट, क्योंकि उनको टेम्पल में रिसाइट किया जाता था और पीपल आते थे उनको सुनने के लिए, लोग आते थे। अब लोगों में तो कोई भी आ सकता है ना, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी आ सकता है। अब देखो, अगर आप इंडियन हो, जो कि ऑब्वियसली आप हो मुझे लगता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आप थोड़ा भी इंडियन कल्चर, इंडियन माइथोलॉजी के बारे में जानते होगे, तो आप ये दो नाम ज़रूर जानते होगे, महाभारत एंड रामायण। घर घर में होती है इनकी कहानियाँ, दादा दादी से सब कहानी सुनते हैं, वेरी फेमस, ठीक है। तो महाभारत जो था वो एक वॉर की स्टोरी है इन बिटवीन कौरवस एंड द पांडवस, जो कि कजन्स थे ऑब्वियसली, एंड द वॉर वॉज फॉर हस्तिनापुर, करेक्ट। हस्तिनापुर वॉज द किंगडम, इसके थ्रोन के लिए वॉर हुई थी, ओके। समझ में आ रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। करीब 1500 साल पहले इसे लिखा गया था। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पहले नहीं लिखा गया था, ऑब्वियसली इसको एक्चुअली लिखा गया है बहुत पहले, बट 1500 साल पहले इसे इस फॉर्म में लिखा गया था जिस फॉर्म में ये हमको मिला है, जिसमें इसके मैन्युस्क्रिप्ट्स को रिवाइव किया गया है, करेक्ट। दोनों ही पुराना और महाभारत जो थे वो एक ही टाइम में लिखे गए हैं व्यास के द्वारा। वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े संत थे, उन्होंने लिखा है, ठीक है। जो भागवत गीता, जो सेक्रेड बुक है हिंदूज़ की, ठीक है, वो भी महाभारत का ही एक हिस्सा है। भागवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है, ठीक है। उसके 10th चैप्टर में भागवत गीता के बारे में चर्चा किया गया है, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की कन्वर्सेशन है, करेक्ट। अभी समय मिले तो इन सब पढ़ाई के साथ साथ उन्हें भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, राइट। रामायण महाभारत, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग थिंग्स टू रीड। रामायण जो है वो स्टोरी, वैसे मुझे लगता है कि कईयों को पता होगा, रामायण जो है वो भगवान राम के ऊपर है, जो कि कौशल राज्य में एक प्रिंस के रूप में जन्म लिए हुए थे। उनको एक्साइल में भेज दिया गया था। व्हाट इज़ एक्साइल? वनवास में भेज दिया गया था। उनकी जो धर्मपत्नी थी माता सीता, उनको लंका के राजा रावण ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि किडनैप कर लिया था, और राम और रावण के बीच बैटल हुई थी और फिर उनको सेफली अयोध्या रिटर्न ले आया गया था, करेक्ट। ये स्टोरी थी। अब ये स्टोरी को किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था। इट वॉज रिटन डाउन बाय वाल्मीकि, करेक्ट। ही इज़ द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण, नॉट द रामचरितमानस। रामचरितमानस वॉज रिटन बाय स्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, करेक्ट। ओके। स्टोरी इज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब ऑर्डिनरी पीपल मतलब क्या? हमारे दादा दादी, ठीक है, ऐसे गांव के लोग, कई लोग पुराने ज़माने के लोग जो हैं बैठ के कई शिक्षाप्रद इन द सेंस द स्टोरी विच कंटेन सम मॉरल्स, ओके, द स्टोरी दोज वेर मीनिंगफुल स्टोरीज, उनमें कुछ शिक्षा होती थी, वो बताया करते थे, ठीक है। तो उनको प्रिजर्व करके, कलेक्ट करके उन स्टोरीज़ को भी रखा जाता था, जिसे जातकज और पंचतंत्र जैसी कहानियों का कलेक्शन कहा जाता है, ओके। जातक की जो स्टोरीज़ जो हैं वो स्तूपस के रेलिंग्स में भी बनाए जाते थे, ठीक है, पेंटिंग्स बनाए जाते थे। अजंता केव्स में भी उसकी पेंटिंग्स बनाई गई है। बेसिकली जातकस जो है वो कहा जाता है कि दैट्स रिलेटेड विद बुद्धिज़्म होता है, ठीक है। अब देखो, एक जातक स्टोरी है ऑफ अ मंकी किंग, जहाँ पर कुछ मंकीज़ रहते थे। उनके राज्य में बड़े मीठे आम होते थे। एक बार क्या हुआ था कि वो आम जो है वो नदी में गिरकर बनारस की तरफ चला गया। वहाँ के एक राजा ने जब वो आम खाया, बड़े मीठे लगे। वो बोला, भाई खोज के पता करके लाओ कि ये कहाँ से आया है। तो उसके सैनिक हिमालयस की तरफ चले गए। वहाँ पता चला कि ये जो मंकीज़ हैं ये भी उस आम को खाते हैं। राजा ने कहा सबको मार दो। मंकी किंग ने एक ब्रिज बनाई जिसे वो खुद पकड़कर सबको पार करवाया। बाद में खुद थक गए बेचारे मंकी किंग और वो मर गए। राजा को जब लगा कि अरे भाई मैंने गलती कर दी,
उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की उस मंकी किंग को, बट ही फेल्ड. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मंकी किंग. इफ़ यू वांट टू रीड दैट बाय योर ओन, यू कैन रीड दैट लाइन बाय लाइन, नो प्रॉब्लम इज़ दैट आई जस्ट समराइज्ड इट. तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये बताता है कि मंकी होने के बावजूद उस किंग ने अपना धर्म निभाया. ही डाइड लाइक अ किंग बाय सर्विंग हिज ओन पीपल. इट्स अ वेरी बिग थिंग. ठीक है, तो आपको इन सब जातकस से, पंचतंत्र की कहानियों से, या कोई भी ओल्ड स्टोरीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दे आर वेरी वेरी मॉरलिस्टिक स्टोरी. दे विल टीच यू मैनी थिंग्स. ओके, तो ये सब आपको देखना चाहिए और सीखना चाहिए. करेक्ट. नाउ अब आते हैं एक राइटिंग बुक्स ऑन साइंस. साइंस के बारे में वहाँ पर क्या था उस टाइम पे कंडीशन. आर्यभट्ट जो कि एक मैथमेटिशियन थे एज वेल एज एस्ट्रोनॉमर भी थे, उन्होंने आर्यभट्टियम नाम की एक संस्कृत बुक लिखी थी. मैंने ऑलरेडी, मैं सबको हाईलाइट कर रहा हूँ. दोज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. आप साइमल्टेनियसली अपने बुक में भी इसे हाईलाइट कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि आपको कीवर्ड्स के थ्रू याद करने में बड़ा फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, आप कीवर्ड्स के थ्रू जब इसे याद करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप बड़े आसानी से याद कर पा रहे हो. तो इसे अंडरलाइन कर लो. जैसे ओके, मैथमेटिशियन, संस्कृत, आर्यभट्टियम, आप इसे लिंक कर दो तो एक सेंटेंस बन जाएगा. राइट. ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था कि डे और नाइट जो है वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है. ओके, और हमको ऐसा लगता है कि सन राइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है, बट सन जो है वो स्टेशनरी है, अर्थ रोटेट करता है. एक्लिप्सिस का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी आर्यभट्ट ने दिया था. कैन यू इमेजिन दैट. ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करने का भी उन्होंने ही बताया, जो कि बहुत कुछ एक्यूरेट है. करेक्ट. अब देखो, ज़ीरो जो है इसके ऊपर भी बड़े डिबेट चलता है. कई कहते हैं कि इसे आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया इन द सेंस कि आर्यभट्ट ने कहा, एक तरह से प्रपोज किया ये आइडिया ऑफ ज़ीरो. ठीक है. मैथमेटिशियंस इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर ज़ीरो. तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हो. रेस्ट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो विल नॉट सी दैट. ओके, नॉट सो इम्पॉर्टेंट देन वाई विल डू. चलो, तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपका चैप्टर तो ख़त्म हो गया और आपको इस चैप्टर में कोई इशू नहीं होनी चाहिए. अगर है, you can ask me in the comment box as well as through the telegram channel also. It will be mentioned in the descriptions. Okay, description में उसे mention कर दिया जाएगा. Till then, study hard, work hard, be happy. Okay, bye bye, have a nice day everyone.